विधानसभेत 2 जागा मिळून एम-आय-एम पक्षानं महाराष्ट्रात प्रवेश केला आहे. या पक्षाची नेमकी भूमिका काय हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आपल्यासोबत आहेत औरंगाबाद मध्यचे नवनिर्वाचित आमदार इम्तियाज जलील. सर काय सांगाल, आपण पत्रकार होता, का गरज वाटली आपल्याला राजकारणात उतरण्याची? मैंने 23 साल पत्रकारिता की है, काफ़ी अच्छे बड़े चैनल में, अच्छे बड़े न्यूज़पेपर्स में। लेकिन 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें एक बात सामने आ गई थी। ये सभी पत्रकार जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया था पैसे के बल पे, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो। सभी ने एक तरह का संदेश दे दिया था कि मीडिया बड़ी आसानी से ख़रीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। उसके बाद ये हुआ है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा। जो रिस्पेक्ट हुआ करता था मीडिया प्रोफेशनल्स का, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ ना कुछ ठेस पहुँची थी। और जब हम बाहर जाते थे तो लोग अब इतना ओपनली पूछ लेते थे कि भाई आपके चैनल ने आपने कितना पैसा बनाया है करके। तो वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर की वजह से ये हो रहा था कि आप कहीं हार्ड हिटिंग स्टोरी करने के लिए जाते थे तो लोग खुद आपसे सवाल कर लेते थे कि भाई साहब आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप लोग खुद बिके हुए हैं करके। तो मैंने सोचा कि मतलब 23 साल हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया है, अब चलिए इसमें पॉलिटिक्स में आकर देखा जाए करके। क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले 6-8 महीनों के अंदर जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स कंट्री के हुआ करते थे, या आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, ये सभी लोगों ने अपना प्रोफेशन छोड़कर ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, या तो बीजेपी के साथ ज्वाइन किए हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2 आईपीएस ऑफिसर्स आरपीआई अठावले गट के साथ ज्वाइन किए हैं। तो अगर ये इतनी टॉप पोजीशन अगर छोड़कर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो इन सबको पता है कि अगर अब हिंदुस्तान में रियल पावर कहीं है तो वो पॉलिटिक्स में है। अगर कुछ बदलाव लाने का है, टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। तो मैंने सोचा है कि पत्रकारिता में बहुत हो गया है लोगों से पूछने का, अब अंदर जाना और लोगों के सवालों का जवाब अपन ने खुद देना चाहिए। इस वजह से मैंने पॉलिटिक्स में आया हूँ। एम-आय-एम कट्टर जातीयवादी पक्ष समजला जातो, तर हाच पक्ष का निवडला आपण? एमआईएम जातिवादी पक्ष है, ये मीडिया क्रिएशन है। मीडिया ने एमआईएम को इस तरह का एक मॉन्स्टर बना दिया है कि एमआईएम जहाँ पर भी आएगा कि उसका माहौल ख़राब हो जाएगा शहर में। औरंगाबाद शहर में मैं चुनकर आया हूँ तो इस तरह का एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि अब एमआईएम आ गई है, यहाँ पे शहर का माहौल ख़राब होने वाला है। ये मीडिया क्रिएशन है। मीडिया के पास कितनी पावर है, मैं 23 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि मीडिया किसी को बना सकती है तो किसी को बिगाड़ भी सकती है। और मीडिया ने एक अप्रोच ले लिया है कि नहीं साहब, एमआईएम आने की वजह से अब पूरा कम्युनल हार्मनी जो है वो पूरे राज्य की ख़राब होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर मुस्लिम्स को वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम्स को दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सिर्फ इलेक्शन में इस्तेमाल किया है वोट बैंक के लिए। चाहे फिर वो मुस्लिम्स हो, दलित्स हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, इन्हें सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन्हें सत्ता में भागीदारी कभी दी नहीं गई है। कभी भी पवार साहब ने या एनसीपी ने ये नहीं कहा है कि नहीं भाई इतने सालों से ये हमें दे रहे हैं, इनके 5 आमदार हम चुना कर लेके आते हैं। कभी भी गांधी परिवार ने या महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये तो हमारा इतना स्ट्रांग वोट बैंक है, इन्हीं के बलबूते के ऊपर हम पिछले 65 सालों से सत्ता में आ रहे हैं, इन्हें भी एक 5-10 सीट्स इन्हें देना चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम और दलित ही क्यों, आप एक आध क्रिश्चियन एमएलए लीजिए, एक आध सिख को आप असेंबली के अंदर भेजिएगा। सभी को ये लगना चाहिए कि इस देश में हमारा भी वजूद है, हम भी इस देश के नागरिक है, हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। भले ही आप पॉपुलेशन के हिसाब से वो 1% से भी लेस होंगे, लेकिन उन्हें ये होगा कि नहीं हमारी भी अहमियत दी जाती है, हमें सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यही वजह से ये है कि अब लोग जो है सबको नकार के अब एमआईएम की तरफ आए हैं, खासकर मुस्लिम, दलित और बैकवर्ड क्लासेस। असं म्हणतात की इम्तियाज का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है. कशा या परीक्षेला सामोरं झालं आपण? नहीं, इम्तियाज़ का इम्तिहान शुरू हो चुका है उसी दिन से जब मैंने फ़ैसला लिया था कि राजनीति में आऊँगा। और इम्तिहान वो और कड़ा हो गया है जब मैं चुनकर आया हूँ, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। और मैंने लोगों को इस वजह से ये विश्वास दिलाया हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाऊंगा। मैं राजनीति में है तो धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ, पैसा बनाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि पैसा बनाना अगर होता है तो मीडिया में भी है, तो बेईमानी का बहुत पैसा है। मुझे शोहरत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मीडिया में पिछले 23 सालों से हूँ और बहुत अच्छी मेरी पब्लिसिटी या मेरा प्रमोशन मैंने देखा है। और दूसरी चीज़, सत्ता
जो चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है। तो ये पावर जो है, ये एमएलए कोई बहुत बड़ा तोप होता है ऐसा नहीं है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मैं किसी एमएलए को फ़ोन के ऊपर बुला सकता था उसमें। लेकिन ये है कि एमएलए रहते हुए आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज़िम्मेदार होते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो भी अच्छा होगा, जो भी ख़राब होगा, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि साहब अब तो आके आपको 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन के अंदर शहर की काया पलट क्यों नहीं हुई है, तो 5 साल के बाद है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जिन लोगों ने हमें विश्वास के ज़रिए है तो हमें चुनकर लाए हैं, अगले 5 सालों के बाद हमें पूरा यकीन है कि हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हमारा काम ही हमारे लिए हमारी गारंटी रहेगा लोग हमारी तरफ जुड़ने के लिए। एम गेम चेंजरच्या भूमिकेत असल्याचं बोललं जात आहे, नेमकं काय? ये हो सकता है। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ये है कि अगर कोई नेता अगर जीतता है, हारता है, तो ये पब्लिक के हाथ में होता है, पब्लिक का देखने का नज़रिया होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं 60,000 वोट लिया है तो अगले 5 साल के बाद भी मुझे 60,000 वोट मिलेंगे। अगर मेरा काम नहीं रहेगा तो वो 60 से है तो मुझे 20 पे भी लेके आ सकते हैं, या 60 से मुझे 1 लाख वोट भी दिला सकते हैं। लेकिन तो ये पब्लिक का ये होता है। गेम चेंजर ज़रूर है कि महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, ये ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में ही एमआईएम ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, और इस वजह से लोगों का रिस्पांस वहाँ पर ज़्यादा हुआ था कि कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आश्वासन तो दिया था कि डेवलपमेंट के बारे में। वोट लेने के लिए आए, 5 साल गायब हो गए, फिर 5 साल के बाद आए, फिर वही आश्वासन दिए, फिर गायब हो गए, फिर आए, फिर वही आश्वासन। अब लोगों ने बोला है कि बहुत हो चुका है, हम इतना बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। अब एमआईएम को आजमा है। अगर एमआईएम भी काम नहीं करेंगी, आपके उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी, तो 5 साल के बाद आप हमें भी है तो अपनी जगह दिखा देंगे। जाती धर्माचं राजकारण करणारा पक्ष असा वर शिक्का आहे, तो पुसण्यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार आहात? ये जो सोच है, ये लोगों से ज़्यादा सोच जो है वो मीडिया में है। मीडिया जो है वो एक अपना एक व्यू बना लिया है, एक ऐसा एक ओपिनियन बना लिया है कि नहीं साहब एमआईएम, और ये मीडिया इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। उसमें मतलब अब देश का हालात ऐसे हो गए हैं कि साहब अगर यादव लोग अगर आके है तो अपनी पार्टी बना लेते हैं, समाजवादी पार्टी तो चल जाएगा। बहुजन समाज के लोग आके बहुजन समाज पार्टी बना लेते हैं तो चल जाएगा। दलित लोग अगर आरपीआई या दलित पैंथर में चले जाते हैं तो चल जाएगा। मराठा लोग अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले जाते हैं तो चल जाएगा। जहाँ पर 4 मुसलमान जमा हो गए तो ये साहब ये कम्युनल ये हो जा रहा है, ये तो कम्युनल पार्टी हो जा रही है, इसमें सिर्फ मुसलमान कैसा आ रहे हैं? भाई माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी के अंदर सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। तो क्या मुसलमानों को हक नहीं है कि उनकी पार्टी ना होने का? पार्टी के आप ओवरऑल व्यू को देखिएगा कि हम किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर। क्या हमने आके किसी स्टेज के ऊपर, या असदुद्दीन अवैसी या अकबर अवैसी साहब ने जो पिछले 50 रैलीज पूरे महाराष्ट्र भर में की है, उन्होंने स्टेज के ऊपर आकर कहा है कि नहीं 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 ये धर्म खराब है, इसका हम ये करने वाले हैं, इनके खिलाफ ऐसा जाने वाले? हमने कहीं पर भी ये कुछ नहीं कहा। हम काँग्रेसने आरक्षण दिलंय, अनेक योजना काँग्रेसने आणल्यात, तरी सुद्धा आपण म्हणतात की काँग्रेसने काहीच केलेलं नाही. आप अगर मेरा थोड़ा सा अगर स्टडी करेंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कितने ऐसे कमिटीज़ बनाई थी, कितने ऐसे कमीशंस बनाए थे माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के बारे में। फिर वो सच्चर कमेटी ले लीजिएगा या उसके बाद जितने भी कमिटीज़ आए हैं, एक कमेटी बनती है, वो कमेटी के अंदर बताया जाता है कि साहब मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, तो वो रिपोर्ट रख ली जाती है। बोले अब उसको स्टडी करने के लिए दूसरी रिपोर्ट बनाई जाए, दूसरी रिपोर्ट करने के बाद तीसरी रिपोर्ट बनाई जाए। साहब 5% आप रिजर्वेशन देकर बहुत बड़ा कोई उपकार कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप वो 5% रिजर्वेशन अगर लेना है तो ले लीजिएगा, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट जो है आप लोगों के एजुकेशन के बारे में देखिएगा, लोगों के सैनिटेशन के बारे में, लोगों को हेल्थ ये प्रोवाइड करिएगा उसमें। ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो हमको 5% भी नहीं चाहिए ना, आप ले लीजिएगा 5%। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को ये बोलना कि साहब हमने आपको 5% तो रिजर्वेशन दिए है, देखिए हमने कितना बड़ा उपकार किए हैं। 5% रिजर्वेशन आपको इस वजह से देने की नौबत आई है कि आपने पिछले 65 सालों के अंदर ये कम्युनिटी के साथ कुछ नहीं किया है। तो अब इलेक्शन आए हैं तो 4 महीने पहले साहब बोलिएगा कि कम से कम इनको 5% हमने रिजर्वेशन दिया है, तो आगे के 10 साल कम से कम इसी 5% के ऊपर अपनी दुकान और चलाते रहिएगा। सध्याची राजकीय परिस्थिती अशी की कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळत नाही. सत्ता स्थापन करण्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या पक्षासोबत जावंच लागतं. तर आगामी काळात एम पक्ष कोणासोबत जाणार? अभी फ़िलहाल के हिसाब से तो हम किसी के साथ भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बीजेपी हमारी जितनी बड़ी दुश्मन है, कांग्रेस भी उतनी बड़ी दुश्मन है, एनसीपी भी उतनी बड़ी है, शिवसेना भी इतनी बड़ी है। और हम यहाँ पर ये इसलिए नहीं आए हैं कि भैया हमारे 2 एमएलए हैं, चलिए किसी के साथ भी चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो भी बार्गेनिंग के ज़रिए ले लेंगे, कोई कॉरपोरेशन ले लेंगे, मंत्री पद ले लेंगे। नहीं, हमारा मकसद ही नहीं है ये। हम ये है कि यहाँ पर एक कम्युनिटी की आवाज़ बनकर आए हैं। हम जहाँ पर चाहते हैं कि मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड क्लासेस
वॉइसेस, जिनकी आवाज़ कभी असेंबली के अंदर उठाई नहीं जाती है, जिनकी मुद्दे, जिनकी समस्याएं कभी उठाई नहीं जाती, हम उनकी आवाज़ बनकर आए हैं। कुर्सी पे बैठने का हमें शौक़ नहीं है कि साहब हमें कुर्सी चाहिए या लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए। ये सब शौक़ हमने पहले पूरे कर चुके हैं, तो हमारे इसकी लालच नहीं है, हम किसी के साथ भी नहीं जाने वाले, ये तय है। आता विधानसभेत सुद्धा कोणासोबत नाही जाणार किंवा कोणी आपल्याला अप्रोच झालेलं आहे काय? नहीं, अप्रोच हो गए भी नहीं हमारे पास, क्योंकि ये जानते हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले जानते हैं कि साहब हमारी जो हालत ख़राब हुई है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, वो एमआईएम की वजह से हुई है। और बीजेपी और शिवसेना तो वैसे भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि हम आने के बाद से है तो पूरे महाराष्ट्र में है तो हंगामा हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र की हालत ख़राब हो गई है। तो किस मुंह से ये लोग हमारे पास आएंगे, आप खुद सोच के बताइएगा। और हमने ये साफ़ कर दिया है कि हमको सत्ता का कोई लालच नहीं है, तो हम किसी के साथ भी नहीं जाने वाले हैं। आपल्या एजेंड्यासमोर कोणते असे प्रश्न आहेत की जे आपण प्रामुख्याने सोडवणार आहात? मेरा जो सबसे पहला एजेंडा जो है, मैं औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का है। जो यहाँ का मीडिया है, जो बड़े कड़े सवाल पूछता है, वो सोता हुआ नज़र आ रहा है। मैं उन्हें जगाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने उन नेताओं को कटघरे में खड़े नहीं किया है जिन्होंने आपके शहर की ये हालत बद से बदतर कर दी है। क्यों आपने उन नेताओं से ये सवाल नहीं किया है कि साहब शहर की हालत देखिएगा, शहर के सड़क की हालत देखिएगा, शहर में पानी क्यों नहीं मिल रहा है, शहर में बिजली क्यों नहीं मिल रही है। अगर मीडिया अगर जागरूक होता तो मेरे हिसाब से वो उन नेताओं को कटघरे में खड़े करता। मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो डेवलपमेंट उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब शहर के हालात और शहर का माहौल अच्छा नहीं है। कम्युनल अगर हारमनी है तो टूरिस्ट भी आएगा, यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो शहर का टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा तो होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री आएगी तो डेवलपमेंट होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये सब कब मुमकिन है? जब आप सब अपनी राजनीतियाँ भूल जाइएगा। मैं मेरे तभी नेताओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो मेरे खिलाफ लड़े थे, मैंने कहूँगा उन्हें कि 19 तारीख को जनता ने अपना फैसला सुना दी है, इम्तियाज़ जलील को 20,000 वोटों से चुनकर ला दी है। अब उस दिन के बाद से आप अपनी राजनीति बंद कर दीजिएगा। अब आप अगर सही नेता है तो आप शहर की तरक्की के लिए मुझे बुलाइए, मैं आपके पास आऊँगा, या आप मेरे साथ आइए और मुझे बताइएगा कि शहर को अब हमारे को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करना है। और हम उसी वक्त कर सकेंगे जब मीडिया हमारे साथ है, जब पूरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हमारे साथ है और शहर की जनता हमारे साथ है, वो हमसे सवाल करे कि साहब ये आपको करना है, तो हम उसी वक्त कर सकेंगे जब सबको हम साथ में लेकर चल सके। तो नक्कीच विकासाच्या मुद्द्यावर आपण यापुढे काम करणार असं इम्तियाज जलील यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामन मोहम्मद इम्रानसह मिलिंद वानखेडे, साम टीव्ही, औरंगाबाद.